4 फरवरी एक्चुअली जानी जाती है वर्ल्ड कैंसर डे के लिए। वर्ल्ड कैंसर डे कब और कैसे इस्टेब्लिश हुआ था, और कैंसर जो है अब एक ऐसी समस्या है जो दिन ब दिन बढ़ती तो जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका एडवांस ट्रीटमेंट अब अवेलेबल है। किंग्सवे हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट और कुछ स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस वर्ल्ड कैंसर डे पर क्या कहना चाहते हैं और इस बार की थीम क्या है। तो चलिए, लेट्स हेड ओवर टू द ऑन्कोलॉजिस्ट एंड द स्पेशलिस्ट ऑफ किंग्सवे हॉस्पिटल और जानते हैं कि उनका इस वर्ल्ड कैंसर डे पर क्या कहना है। Myself, Dr. Nitin Vomanwar. I am surgical oncologist at Kingsway Hospital. आज वर्ल्ड कैंसर डे पे मैं कुछ बताना चाहूँगा। हर साल 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। लोगों में अवेयरनेस बनाने के लिए, जन जागृति, स्क्रीनिंग कैंप्स के बारे में बताने के लिए, लोगों को कैंसर के बारे में डर जो है वो बाहर निकालने के लिए ये अपन वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। इस बार वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है क्लोज द केयर गैप। जैसे कि मतलब हर लेवल तक कैंसर केयर नहीं पहुंचता है। जैसे गांव के लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कैंसर के लिए क्या सुविधा है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्कीम्स है, या वो डर बैठा है लोगों में। तो ये जो है, या एक लेवल के रीच लेवल के लोगों को वो कैंसर केयर प्रॉपरली मिल पाता है, और एक तो गैप है कैंसर केयर में। मतलब लोअर लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, या मिडिल क्लास या हायर क्लास। तो ये गैप कम करने के लिए इस बार क्लोज द केयर गैप करके थीम रखा है। इसमें 3 साल का थीम दिया है, क्योंकि हर साल 1 साल का ही रहता है, पर इस बार 3 साल का दिया है। जैसे कि 2022 में अपन को प्रॉब्लम्स क्या है वो रियलाइज करना है, कैंसर केयर में प्रॉब्लम्स क्या है वो रियलाइज करना है। 2023 में अपन को यूनाइट होके अपन को वॉइस रेज करना है, अपन को उसके बारे में क्या एक्शन लेना है वो सोचना है। और 2024 में अपन को जो लीडर्स है उनको चैलेंज करना है कि ये क्यों हो रहा है, मतलब जो केयर गैप है ये क्या प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए ये 3 साल का एक प्रोग्राम बनाया है वर्ल्ड कैंसर डे के थीम के चलते। एज अ कैंसर सर्जन मैं कुछ सर्जरीज के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे अपने इंडिया में क्या है, अभी कैंसर तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर साल लगभग 10 लाख न्यू केसेस कैंसर के डिटेक्ट होते हैं, और 6 से 7 लाख पेशेंट्स कैंसर के वजह से एक्सपायर होते हैं। मतलब लगभग कुल डेथ के 12% डेथ्स ये कैंसर की वजह से होते हैं। और अपनी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आल्सो रनिंग सम नेशनल प्रोग्राम्स टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट द कैंसर अमंग कम्युनिटी। हम एज अ किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर और नागपुर के पेरीफेरी में भी कैंसर अवेयरनेस कैंप और स्क्रीनिंग कैंप चलाते हैं। मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि कैंसर क्यूर में अपन एक एम रहता है। सबसे बड़ा एम होता है कि कैंसर पेशेंट को अपन पूरी तरह ठीक करें। दूसरा कि लोकल कैंसर, मतलब जो स्थानिक कैंसर है उसको कंट्रोल रखें। और तीसरा होता है कि आर्गन प्रिजर्वेशन पे हम सर्जरी में ज़्यादा भर दे रहे। पहले क्या होता, रेडिकल सर्जरीज होती थी, उसमें कैंसर के साथ नॉर्मल टिश्यू और बाकी वेसल्स, नर्व्स, वेन्स सब निकालते थे। इससे पेशेंट्स की जो डे टू डे एक्टिविटीज होती थी उस पर इफेक्ट होता था। जैसे ओरल कैंसर में पेशेंट को बोलने में, खाने में, या नेक मूवमेंट में तकलीफ होती थी, शोल्डर मूवमेंट्स में तकलीफ होती थी। वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर में भी रेडिकल सर्जरी होती, पूरा ब्रेस्ट निकाल देते थे, बगल की गांठें निकालते थे। तो उसमें भी पेशेंट को फिर हाथ में स्वेलिंग आना, या पीठ में दर्द होना, जो लिम्फेडेमा बोलते, जो हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, या झंझनाहट आना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे। बट जैसे अभी अपन अवेयरनेस बढ़ा रहे, तो पेशेंट्स अर्ली स्टेज में आते हैं तो हम उनको आर्गन प्रिजर्वेशन सर्जरीज कर सकते हैं। मतलब एक कंजर्वेटिव एडवांसमेंट होने की वजह से पेशेंट्स को अपन डे टू डे लाइफ स्टाइल में अपन अच्छे से उनको रख सकते हैं। जैसे ओरल कैंसर में ज़्यादातर एडवांस स्टेज आते हैं तो हमको पूरा मैंडिबल, मतलब जो अपन जबड़ा बोलते हैं, लोअर जा, वो पूरा निकालते हैं। उससे क्या होता है, पेशेंट का दूसरे साइड का बोन डेविएट होता है, पेशेंट को खाने में और बोलने में तकलीफ होती है। और रेडिकल नेक डिसेक्शन करते थे, उससे भी नेक मूवमेंट्स में तकलीफ होती है। अभी हम फंक्शनल नेक डिसेक्शन करते हैं। फंक्शनल मतलब और सीमित हो गए, उसमें बाकी सब जो वाइटल स्ट्रक्चर्स हो गए, मसल्स हो गए, वेन्स हो गए, प्रिजर्व करके अपन लिम्फ नोड्स निकालते हैं। तो उससे पेशेंट को नेक मूवमेंट्स में और हैंड मूवमेंट्स में और शोल्डर मूवमेंट्स में तकलीफ नहीं आती। उसी तरह ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में भी हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरीज करते हैं। उसमें अर्ली डिटेक्शन जब होता है, जब पेशेंट फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में आता है, तो हम ट्यूमर को 2 सेंटीमीटर की पर्दी से चारों तरफ से निकालते हैं और एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं। इससे पेशेंट का पूरा स्तन बच जाता है।
बट अभी सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी से हम एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन भी अवॉइड कर सकते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड मतलब कैंसर सबसे पहले जिस लिम्फ नोड में जाता है उसको सेंटिनल लिम्फ नोड बोलते हैं। तो हम डाई इंजेक्ट करते हैं ट्यूमर के बाजू में और वो डाई को ट्रेस करते हैं एक्जिला के तरफ, बगल के तरफ, और जहाँ पे वो डाई स्टाफ होता है या वहाँ पे हम छोटा सा इंसिजन देके वो लिम्फ नोड भेजते हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, और तुरंत सर्जरी के दौरान ही हमको पता चलता है कि वो गांठ में कैंसर है या नहीं। अगर वो गांठ में कैंसर नहीं है तो हम एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन नहीं करते। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन अवॉइड होने से जो लिम्फेडिमा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में होता था वो अवॉइड होता है। पेशेंट के पेट में दर्द या हैंड मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट्स में तकलीफ नहीं होती है। तो ये नया एडवांस में हम ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में करते हैं। उसी तरह लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज करते पेट के कैंसर और गर्भाशय के कैंसर के लिए। तो इससे पेशेंट की मॉर्बिडिटी और रिकवरी फास्ट होती है और पेशेंट डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज अच्छे से कर पाता है। और टेक होम मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो पेशेंट अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं उनकी हम एक्सटेंसिव सर्जरीज अवॉइड कर सकते हैं। उनको कॉस्मेटिकली अपन अच्छे से कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छे से दे सकते हैं और पेशेंट अपनी लाइफ नॉर्मल हेल्दी लाइफ, लॉन्ग लाइफ विदाउट कॉम्प्लिकेशन जी सकता है। मैं डॉक्टर सौरभ, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट किंग्सवे हॉस्पिटल। ये 4 फरवरी हर साल हम वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं और इस साल का और अगले 3 साल के लिए जो वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। जैसा डॉक्टर नितिन ने बताया, कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी डिस्पैरिटी है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक कारण है, उसके अलावा नॉलेज भी एक कारण है। नॉलेज ना होने के कारण पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव सही तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। तो बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट किसी एक डॉक्टर का काम नहीं है, इसमें टीम होती है जिसमें सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैलिएटिव केयर, इसके अलावा सपोर्टिव में ऑन्को नर्सेज, ऑन्को साइकोलॉजिस्ट एंड डाइटिशियंस का भी उतना ही रोल रहता है। तो जो नॉलेज है वो नॉलेज गैप को कम करना भी हमारे इस क्लोज द केयर गैप में थीम का एक पार्ट है। और जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है उसके बारे में पेशेंटों को जागरूक करना और उस जागरूकता से पेशेंट पहले से बेटर ट्रीटमेंट ले पाए, और पहले से बेटर ट्रीटमेंट से होने से हमारे जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कीमोथेरेपी सभी को पता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में हम कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों को इन जनरल कीमोथेरेपी बोलते हैं, जो सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं और हर साल उसमें कई नई दवाइयाँ भी ऐड होती हैं। इसके अलावा कई नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आज के दिन यूज़ करने लगे हैं, उसमें है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी वो रहता है जिसमें हम पर्टिकुलर कैंसर पे होने प्रेजेंट रिसेप्टर्स जो प्रोटीन्स होते हैं उसको टारगेट करते हैं, जिससे कि कैंसर सेल्स ही पर्टिकुलरली उससे किल हो और नॉर्मल टिश्यूज़ को कम से कम नुकसान हो। इन टारगेटेड थेरेपीज़ में हम कई बार मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ करते। इसमें हार्मोनल थेरेपी को भी एक तरह से टारगेटेड थेरेपी का ही पार्ट है। और कई नई ट्रीटमेंट में जो सबसे लेटेस्ट है वो है इम्यूनोथेरेपी, जिसमें हम ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे इम्यून मैकेनिज्म से ही हम कैंसर को ठीक कर सके या कैंसर का अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके। तो ये नई मोडालिटीज़ यूज़ करके हम पेशेंट को कम से कम नुकसान पहुंचा करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं और पेशेंट के लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और कई जगह हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। मेरे तरफ से सभी के लिए यही मैसेज है कि आपको जल्द से जल्द अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको कभी भी लगे कि आपको कैंसर है या कैंसर के लक्षण हैं। कैंसर के कॉमन लक्षणों में जैसे लंग कैंसर में खांसी में खून आना, मुंह के कैंसर में जबान पे या मुंह के अंदर छाले आना, गले में गठान आना, लगातार बुखार रहना जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से नहीं जा रहा हो, इस तरह के पेट से रिलेटेड कैंसर में बॉवेल हैबिट चेंज होना, मतलब कभी लूज मोशन होना, कभी कॉन्स्टिपेशन होना या लैट्रिन के रास्ते खून आना, ये सब कुछ शुरुआती लक्षण हो सकते हैं जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमें
कैंसर तो नहीं है, और ऐसा शक होने पे आपको आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कैंसर के जागरूकता होने से कम लोगों को जल्द से जल्द हम डायग्नोसिस करके बेटर रिजल्ट दे सकते। इसीलिए कैंसर स्क्रीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जितने लोग जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग करा करके ट्रीटमेंट कराएंगे, हमारा रिजल्ट उतना ही पहले से बेहतर होता है। मैं सभी पेशेंट्स को और सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्योर इन कैंसर, और जो कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम और कुछ कैंसरों के लिए जो हम स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ करते हैं, उसका आप फ़ायदा उठाएँ, जिससे कि आप जल्द से जल्द डायग्नोसिस हो पाए आपके कैंसर का, और कम से कम स्टेज में पता चलने से हम बेटर रिजल्ट दे पाए। और अपने डॉक्टरों से नए मोडालिटीज़, नए ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करें, क्या लेटेस्ट है, जिससे कि वो बेटर ट्रीटमेंट दे पाए। इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ये टारगेटेड थेरेपीज़ के लिए कुछ बायोलॉजिकल मार्कर्स होते, म्यूटेशन टेस्टिंग्स होते। आजकल इतना एडवांस हो गया है कि हम ब्लड से भी काफ़ी म्यूटेशन टेस्टिंग्स कर सकते हैं, जिसको लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। इस लिक्विड बायोप्सी के थ्रू कैंसर सेल्स को हम ब्लड में ही पकड़ के उनके जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, और उससे ये पता चल सकता है कि कैंसर में कौन से टाइप का म्यूटेशन है, और उस स्पेसिफिक म्यूटेशन के लिए क्या हम कोई स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम पेशेंट को बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। कीमो अलग-अलग तरीके से दिए जाते हैं। कीमोथेरेपी ज़्यादा जो जनरल पब्लिक को यही है कि हम उसे बॉटल में डाल के नस के थ्रू देते हैं, बट कीमोथेरेपी के टैबलेट्स भी आते हैं। जो ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी है, साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी, उनके भी टैबलेट्स आते हैं, और ज़्यादातर जो टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, जो ओरल टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, वो गोली के रूप में हैं। तो अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग दवाइयाँ हैं। कोई कीमोथेरेपी एक दवाई नहीं है, लगभग 500 से 1000 अलग-अलग दवाइयाँ हैं। उसमें कई दवाइयाँ इंजेक्शन के रूप में हैं, कई दवाइयाँ गोली के रूप में हैं। अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग दवाइयाँ इस्तेमाल होती। कई जैसे लंग कैंसर के लिए टारगेटेड थेरेपी में एंटी EGFR थेरेपी, एंटी एल्क थेरेपी, रॉश के लिए एंटी ROS1 के लिए, ये सब गोलियों के रूप में ट्रीटमेंट है, और ये कीमोथेरेपी से बेहतर रिजल्ट देते हैं जिन पेशेंटों को ये म्यूटेशन होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम बायोलॉजिकल मार्कर्स चेक करते, जो ये म्यूटेशंस होते हैं, जिसको हम बायोप्सीज पे भी टेस्ट करते, और कई बार बायोप्सी के टिश्यू नहीं होते तो हम लिक्विड बायोप्सी के रूप में वो म्यूटेशन टेस्ट करते, और वो म्यूटेशन के लिए वो टारगेटेड थेरेपीज हम पेशेंट को देते हैं। इम्यूनोथेरेपी के लिए भी कई बार हम ऐसे PD-L1 करके टेस्टिंग होती, जो हम टेस्ट करते हैं, और जिनको PD-L1 मार्कर्स ज़्यादा हैं, उन्हें इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा काम करता। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा दुबे है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ किंग्स वे हॉस्पिटल नागपुर में। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम उस दिन पे और उसके आसपास के दिनों पे काम करना चाहते हैं, वो जन जागरूकता के लिए है। कैंसर आज इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में एक एपिडेमिक है। पैंडेमिक हमको कोरोना वायरस ने समझा दिया है, एपिडेमिक हम कैंसर को बोलते हैं, जिसके लिए रोज़ हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, और उसी के लिए हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि जितना जल्दी पेशेंट सामने आते हैं, उतना जल्दी उसका इलाज संभव है। कैंसर से संबंधित कई ज़्यादा धारणाएं हैं, लोगों को गलतफहमियां हैं इलाज को लेकर, डायग्नोसिस को लेकर, जो सब हम ये अवेयरनेस और जागरूकता के माध्यम से हटाना चाहते हैं। कैंसर से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो स्क्रीनिंग कहलाता है। स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन में फ़र्क है। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि आज आपको या किसी पेशेंट को या नॉर्मल इंसान को कोई सिम्टम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई गठान नहीं, किसी तरीके की तकलीफ़ नहीं, तब आप सामने आकर अगर कोई जांच करवाते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि हमें कैंसर है तो नहीं, उसे स्क्रीनिंग कहा जाता है। जब आपको ऑलरेडी सिम्टम डेवलप हो जाता है तब आप आते हैं तो उसे स्क्रीनिंग नहीं बोला जाता। स्क्रीनिंग से करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे जितना जल्दी हो सकता है अर्ली स्टेज में आप कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, और जितना जल्दी डिटेक्ट करेंगे उतना जल्दी उसका इलाज संभव है। स्क्रीनिंग के लिए कुछ 5 से 6 कैंसर्स की इंटरनेशनल और इंडियन गाइडलाइंस हैं, जिनके बेसिस पे हम टेस्ट बताते हैं किस कैंसर के लिए क्या टेस्ट किस उम्र से करना चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें ब्रेस्ट कैंसर है, जो कॉमनली सभी लोग जानते हैं।
स्तन के कैंसर के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो हर 6 महीने में एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाना और 40 साल की उम्र के बाद में हर महिला को साल में एक बार दोनों स्तन से मैमोग्राफी की जांच करना, ये इंटरनेशनल गाइडलाइन है जो ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली डिटेक्शन में काम आती है। दूसरा कोलोरेक्टल या अतड़ियों का कैंसर, कोलोन कैंसर जिसको बोलते हैं, उसके लिए है। इसके लिए एवरेज और हाई रिस्क पेशेंट डॉक्टर डिसाइड करते हैं आपकी फैमिली हिस्ट्री वगैरह की जानकारी लेने के बाद में, और उसके लिए आपको स्टूल टेस्ट करवाना या कोलोनोस्कोपी करवाना, जो टेस्ट्स हैं वो आपको आपके हिसाब से बताए जाते हैं। तीसरा और इम्पॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स कैंसर, जो महिलाओं में इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके लिए बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल है, जिसको पैप्समियर टेस्ट कहा जाता है, जो कोई भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा इकलौता कैंसर है जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है जो प्रिवेंटेबल है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, टाइम रहते अगर हम लगाते हैं तो उससे बचा जा सकता है। कैंसर नहीं होने के 99% चांसेस होते हैं। और 2 कैंसर्स जिनके लिए स्क्रीनिंग अवेलेबल है, एक है उसमें प्रोस्टेट कैंसर, जिसके लिए प्रोस्टेट ब्लड टेस्ट है, PSA टेस्ट और एग्जामिनेशन, और है लंग कैंसर जिसके लिए लो डोज CT स्कैन्स हैं। इनके ये सभी लोगों के लिए नहीं होते हैं। ये किस पेशेंट को किस फ्रीक्वेंसी में करवाना चाहिए वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। तो मेरी तरफ से आपको सिर्फ यही मैसेज रहेगा कि जब इतने सारे टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं तो अपने मन की गलत फहमियों को एक तरफ रखें और डॉक्टर के पास आएँ, सामने आके जानकारी लें, और कुछ नहीं तो कम से कम जानकारी लें कि कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए या बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोना राय और मैं पेन एंड पैलिएटिव केयर फिजिशियन हूँ किंग्सवे हॉस्पिटल में। कैंसर अवेयरनेस डे है। जब बात कैंसर की होती है तो जो भी व्यक्ति उस बीमारी से ग्रस्त होता है उसके लिए मानो उसकी पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती है। उसको ये नहीं समझता कि अब क्या सोचे और क्या ना सोचे, क्योंकि सामने आ जाते हैं फाइनेंसेस, सामने आ जाता है उसका आगे की लाइफ, साथ में सोशल टैबूज, कई तरीके के सवाल कि मेरे फैमिली का क्या होगा, या अगर लेडी है और वो डायग्नोज हुई है ब्रेस्ट कैंसर से तो सर्जरी, तो क्या मैं उस सर्जरी के साथ ब्रेस्ट निकाल के कैसे जी पाऊंगी। सो ये सारी समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं। तो मेरा या एक पैलिएटिव टीम का योगदान ये होता है कि थ्रू आउट दिस जर्नी जो लेते हैं वो इस ट्रीटमेंट का और सर्जरीज का, उसमें एक हैंड होल्डिंग और एक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है उस पेशेंट को और उसकी फैमिली को, क्योंकि कैंसर हमारे कंट्री में अभी भी इट इज़ स्टिल एक टाबू माना जाता है कि अगर मान लीजिए किसी शादी जुड़ी है किसी की, तो घर में अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया तो शादी कैंसिल हो जाएगी। सो ये सारी जब चीज़ें आ जाती हैं तो एक सशक्त टीम चाहिए जो इन सारे मिथ्स को बस्ट कर सके और उस फैमिली को उस सारे दौरान उसको इतना सपोर्ट करे कि वो उसका मनोबल बना रहे। आज अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, वेदर कीमोथेरेपी बोल लीजिए या रेडियोथेरेपी बोल लीजिए, आसान नहीं होता। उस परिवार को बहुत करीब से देखना पड़ता है कि वो किस दौर से गुजर रहे होते हैं। सो उनको जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए होता है, या एटलीस्ट कोई सुन ले उनकी बात या समझ ले। ऐसे बहुत पॉइंट्स आते हैं ट्रीटमेंट के दौरान जब पेशेंट की हिम्मत टूटती है कि नहीं अब बस और नहीं हो रहा, बिकॉज कीमोथेरेपी हो या ओरल हेड एंड नेक कैंसर्स हमारे यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। उसके लिए जो रेडियोथेरेपी हम करते हैं उससे मुंह में छाले आ जाना, खाना न खा पाना, दर्द होना, वेट लॉस स्टार्ट होना, तो उनकी हिम्मत टूटती है और इस समय एक टीम जो एक डॉक्टर, एक काउंसलर और डाइटिशियन अलॉन्ग विथ जो ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ जब ये टीम काम कर रही होती है तो एक कंप्लीट केयर हम उस पेशेंट को और उसके परिवार को दे पाते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट द पेशेंट बट वो पूरा परिवार अफेक्ट हो जाता है। बहुत सारे और पेन होता है कई बार, तो पेन से भी जब कैंसर का नाम आता है तो पेन की बात आती है, तो पेन भी हम बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर पाते हैं। पेशेंट पेन फ्री रहता है थ्रू आउट हिज ट्रीटमेंट। एंड सर्जरी होती है, कई बार सर्जरीज में स्टोमाज होते हैं जिसमें कि जो लैट्रिन की थैली होती है उसको बाहर होना होता है, तो उसमें पेशेंट बहुत हिम्मत टूटती है, एम्बैरेस्ड फील करता है कि मैं कैसे जा पाऊंगा, कैसे हो पाएगा।
सो उस दौरान जो सपोर्ट चाहिए होता है, उसका एक हैंड होल्डिंग होती है, वो एक पैलिएटिव केयर टीम करती है, जिसमें कि काउंसलर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं जो उनके सोशल सेटिंग्स में तक जा करके काम करते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं फैमिलीज को, उसमें भी एक सोशल वर्कर, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो हेल्प करती हैं, उनसे टाई अप कराने में मदद करते हैं. सो दैट इज व्हाट अ पैलिएटिव केयर टीम डज. अलॉन्ग विथ इट वर्क्स इन टैंडम विद द ट्रीटिंग डॉक्टर. तो ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ ही साथ वो चल के और उस पेशेंट का केयर करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द डायग्नोसिस टिल द क्योर. और मे बी अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स इट सो हैपन्स कि नहीं भी हो पाता अगर एडवांस स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है, अवेयरनेस इसीलिए कह रहे हैं कि अर्ली स्टेज में जितना आ जाए उतना हमारी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं. सो दैट इज द रोल एक पैलिएटिव केयर टीम प्ले करता है, एक कंप्लीट केयर करने में, एक होलिस्टिक केयर करने में, एक टोटल केयर करने में. पेन सिर्फ शारीरिक पेन नहीं होता, पेन इमोशनल पेन होता है, स्पिरिचुअल पेन होता है. कई बार पेशेंट मरीज आते हैं, सवाल करते हैं कि मेरे साथ क्यों, मैं क्यों. जब हिम्मत टूट रही होती है, जब फाइनेंशियली नीचे उतर रहे होते हैं, जब पैसे के लिए अड़ चुके होते हैं. सो देन ये जो टीम जब साथ में आती है और काम करती है तो एक कंप्लीट केयर हम देख पाते हैं, जिसके आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं. रेडिएशन करते करते 10-15 रेडिएशन के बाद पेशेंट के मुंह में इतने छाले आ जाते हैं, इतना इन्फेक्शन आ जाता है, वो कहता है अब इससे आगे मैं नहीं कर सकता, मेरे से होगा नहीं. देन वो टीम जिस तरीके से सपोर्ट करती है, जिस तरीके से केयर करती है, सिम्टम मैनेज करती है, तो वो पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर पाता है. सो दैट इज द काइंड ऑफ सपोर्ट अ पैलिएटिव केयर टीम गिव्स and provides to the treating doctor and the patient and the family. Thank you. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रिया बालीकर, ब्लड और ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट, अटैच टू किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर. तो अभी ब्लड कैंसर्स के बारे में आपने बहुत ऑलरेडी सुना ही रहेगा. अगर कोई भी मूवी में अगर किसी को डराना है कि आपको ये बीमारी है, तो सबसे पहला और ऊपर लिस्ट में आता है ब्लड कैंसर. अगर पेशेंट को अगर बोला कि ब्लड कैंसर है तो आधी जान पेशेंट की वहीं पे चली जाती है. तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड कैंसर्स हैं क्या, उसके साथ जो जो मिसकंसेप्शंस जुड़े हैं उनको मैं इफ पॉसिबल थ्रू दिस 5 मिनट टॉक कोशिश करूंगी कि हटा दूं, थोड़ा अवेयरनेस इसके बारे में हम फैलाएं. तो ब्लड कैंसर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? ब्लड में हमारे 3 टाइप के सेल्स रहते हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स. अगर इसमें कोई भी प्रकार का सेल अनियंत्रित तरह से अगर बढ़े, अनकंट्रोल्ड अगर ग्रोथ इसका हो, तो दिस रिजल्ट्स इन ब्लड कैंसर. ब्लड कैंसर का इंसिडेंस जो अभी है, हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है. जैसे लिटरली मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट एवरी वीक हम 7 से 8 नए ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में देख रहे हैं. बाकी के हॉस्पिटल्स का अगर आप क्यूमुलेटिव देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा होगा. तो इसके पीछे का कारण क्या है? एग्जैक्ट कॉज ऑफ ब्लड कैंसर्स किसी को नहीं पता. कुछ कैंसर्स आनुवंशिक रहते हैं, कुछ कैंसर्स स्मोकिंग रिलेटेड रहते हैं, कुछ कैंसर्स लाइफस्टाइल रिलेटेड रहते हैं. अगर आप कोई ऐसे वोकेशन या प्रोफेशन में हो जहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है या कोई केमिकल से डील कर रहे हो, तो उससे भी कुछ प्रकार के कैंसर्स हो सकते हैं. बट आप देखेंगे तो 60% ऐसे कैंसर्स हैं जिनका कुछ भी कारण नहीं रहता है. इनको हम स्पोरेडिक कैंसर्स बोलते हैं. तो अभी ब्लड कैंसर के टाइप्स क्या क्या हैं वो पहले देखते हैं. तो 3 प्रकार के ब्लड कैंसर्स रहते हैं. एक रहता है ल्यूकीमिया, दूसरा है लिम्फोमा और तीसरा है माइलोमा. तो ल्यूकीमिया मतलब जब कैंसर सेल्स ब्लड में पूरी तरह फैलते हैं, इसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं. लिम्फोमा मतलब ओमा, कोई भी अगर वर्ड के बाद हम ओमा लगाएं मतलब ट्यूमर रहता है. तो बेसिकली लसिका ग्रंथि, लिवर और स्प्लीन, इन सब का कैंसर रहता है लिम्फोमा. और तीसरा कैंसर रहता है माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा जिस नाम से हम इसे जानते हैं. ये बेसिकली एक टाइप का हड्डियों का कैंसर रहता है. तो अभी कैंसर के कौन सा टाइप है, उसके सिम्टम्स भी उस प्रकार से अलग अलग रहेंगे. जो ल्यूकीमिया, जो मोर कॉमनली जो ब्लड कैंसर रहेगा, इसके सिम्टम्स है खून का कमी होना, कमजोरी होना, बार बार पेशेंट को बुखार आना. एक बार बुखार आने से हम नहीं बोलते कि आपको कैंसर है, बट अगर किसी पेशेंट को प्रोलॉन्ग्ड फीवर है, मानिए 10-15 दिन, 1 महीने का फीवर है, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये पेशेंट को कोई प्रकार का ब्लड कैंसर है.
ब्लड कैंसर में बहुत बार प्लेटलेट्स भी कम होते हैं और प्लेटलेट्स की कमी से ब्लीडिंग हो सकता है। जैसे बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स आते हैं कि उनकी बॉडी में छोटे-छोटे चट्टे आ रहे हैं, हरे रंग के, नीले रंग के। सो दिस इज़ बेसिकली स्किन के अंदर उनको ब्लीडिंग हो रहा है। ब्रश करते टाइम ब्लीडिंग होना, नाक से ब्लीडिंग होना। कभी-कभी पेशेंट्स को सडनली इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, जैसे पेट में या ब्रेन में। एक और लक्षण कैंसर का है कि वज़न कम होना। ल्यूकीमिया से ज़्यादा ये लक्षण आपको लिम्फोमा में नज़र आता है। तो लिम्फोमा जैसे मैंने बोला लसिका ग्रंथि का सूजन, मतलब जहाँ-जहाँ लसिका ग्रंथि रहते हैं, जैसे गले में बोलिए, बगल में बोलिए, जांघ में बोलिए या पेट में बोलिए, वहाँ पे सडनली सूजन आना। एंड नॉर्मली ये सूजन में दर्द नहीं रहता। पेनलेस स्वेलिंग इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्पटम ऑफ लिम्फोमा और मोस्ट ऑफन एनी कैंसर। सो वो सूजन आना, बुखार आना, इतना बुखार आना कि पेशेंट पसीने से भर जाता है। वज़न कम होना, 1-2 किलो वज़न कम होना इज़ नॉट अ साइन ऑफ कैंसर। ब्लड कैंसर में बहुत बार लिम्फोमा में स्पेशली 10 किलो, 12 किलो इतना वज़न पेशेंट का सडनली कम होता है। ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस हम इसे बोलते हैं। मल्टीपल माइलोमा ऑन द अदर हैंड, क्योंकि ये हड्डियों का कैंसर है, इसमें ज़्यादा मात्रा में फ्रैक्चर्स होंगे। ये एक टाइप का प्रोटीन तैयार करता है ये कैंसर सेल्स, जो अपनी किडनी को डैमेज करते हैं, हड्डियों को अंदर से खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत वीक हो जाते हैं। तो खून का कमी, फ्रैक्चर और किडनी प्रॉब्लम, ये ट्रायड है मल्टीपल माइलोमा का। तो अगर किसी को भी ये है बिना कोई कारण के, तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। तो हमने अभी सिम्टम्स देखे, कैंसर के टाइप्स देखे, नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। तो हाउ डू वी ट्रीट ब्लड कैंसर स्पेसिफिकली? जब भी आप देखेंगे ब्लड कैंसर पेशेंट का इमेज, इवन ऑनलाइन गूगल करेंगे, तो आपको टिपिकली एक ऐसा पेशेंट दिखेगा जिसको बाल नहीं है, जो एकदम वीक हो गया है, जिसका मसल लॉस हुआ है। तो दीज आर पेशेंट्स जिनको कीमो दिया गया है। अभी लास्ट 5-6 इयर्स ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट इतना एडवांस हुआ है कि कीमोथेरेपी इज वन ऑफ द ऑप्शंस। रिसेंटली हम जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली लिम्फोमा, माइलोमा में, उसे बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। टारगेटेड थेरेपी का मतलब क्या है? सपोज आपकी गाड़ी बंद पड़ी है, तो गाड़ी बंद पड़ने के पीछे का कारण क्या है? सपोज अपना पेट्रोल खत्म हो गया या इंजन में प्रॉब्लम है, तो आप स्पेसिफिकली वो प्रॉब्लम को टारगेट करो, दैट इज टारगेटेड थेरेपी। सेम फॉर कैंसर। कैंसर ट्रीटमेंट में जो पर्टिकुलर सेल खराब है, फॉर एग्जाम्पल माइलोमा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स नाम का एक सेल रहता है, तो स्पेसिफिकली आप उसका ट्रीटमेंट करो, जिससे पेशेंट को बाकी के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, जो इफेक्ट्स है वो ही दिखेंगे। एंड सेकेंड, एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन जो है कि कैंसर थेरेपी इज नॉट सेफ, दैट इज वेरी रॉन्ग। दैट इज अ मिथ दैट आई वांट टू बस्ट। कैंसर थेरेपी इज वेरी सेफ नाउ, स्पेशली इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, बहुत एडवांसेस हुए हैं अभी। एक और मिथ जो है इज दैट बुजुर्गों में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत गलत बात है। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे सबसे जो एल्डरली पेशेंट है, उनका एज 94 इयर्स है एंड वो तबला बजाते हैं, ऑल इंडिया रेडियो पे, मध्य प्रदेश में रहते हैं वो। उनको मैंने कीमोथेरेपी दिया है, उनको लिम्फोमा प्रॉब्लम था। तो दिस इज हाउ इट कैन बी। 94 ईयर ओल्ड पेशेंट अगर कीमोथेरेपी ले सकता है, तो 60, 65, 70 तो ऑब्वियसली वी कैन टॉलरेट कीमोथेरेपी। तो वन मोर एडवांस जो अभी कैंसर फेज में हो रहा है ट्रीटमेंट में, इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जल्दी ये मंथ से हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हमारे हॉस्पिटल में शुरू कर रहे हैं। हमारे पास एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप है, ऑन्कोलॉजिस्ट, हीमेटोलॉजी, पैलिएटिव केयर, ऑन्को सर्जन, एंड वी हैव अ डेडिकेटेड डे केयर जहाँ पे हम कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो थीम ये वर्ल्ड कैंसर डे का है, क्लोज द गैप। एंड उसी इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैंसर ट्रीटमेंट में, स्पेशली ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत सारे एडवांसेस हुए हैं। ज़रूरी ये है कि सही टाइम पे और अर्ली स्टेज में ये पेशेंट्स हमारे पास आएँ। तो आइए सब मिलके आज एक प्रण लें कैंसर डे के अवसर पे कि हम ये कैंसर को जड़ से, अपने नागपुर से, अपने विदर्भ से निकालें। थैंक यू वेरी मच।